हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडुवर्ल्ड। आज हम करते हैं टॉपिक गैस लॉज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, तो इसमें कुछ गैस जो इम्पोर्टेंट गैस लॉज हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एक्सपेक्टेड, और जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। ओके, तो गैस लॉज जो है उनको डिस्कस करने से पहले जो आइडियल गैस होती है और रियल गैस, उसका डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस बेस पे क्वेश्चन आता है आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच का। तो आइडियल गैस क्या होती है? जो एग्जिस्ट नहीं करती आइडियल गैस, बट जो एक्चुअल में होती है इश्यूज, मेन जो गैस होती है वो हमारी होती है रियल वर्ल्ड में रियल गैस। तो आइडियल गैस जो होती है उसमें माना जाता है कि क्या होता है, उसकी असम्पशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, बट रियल गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ओके, और जो आइडियल गैस होती है वो इक्वेशन फॉलो करती है PV इज इक्वल टू NRT। ओके, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। ये वाली कौन सी है? पढ़ी होगी आपने, आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग। इसके साथ अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो वो ये वाली इक्वेशन फॉलो नहीं करते। ये वाली इक्वेशन जो है आइडियल गैसेस फॉलो करती है। रियल गैस के केस में हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है इस इक्वेशन के अंदर, जिसकी वजह से ये इक्वेशन चेंज हो जाती है। ओके, तो ये उस इक्वेशन को बोलते हैं वांडर वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैसेस के लिए जो होती है इसी में मॉडिफिकेशन होती है, थोड़ा सा प्रेशर करेक्शन टर्म ऐड हो जाती है और वॉल्यूम करेक्शन ऐड टर्म है जो वो ऐड हो जाती है। तो उसके बाद हमें मिलती है वांडर वाली इक्वेशन। तो मॉडिफाइड इक्वेशन होती है जो, जिसका नाम है वांडर वाली इक्वेशन, वो रियल गैसेस के लिए यूज होती है। और जो आइडियल गैसेस होती हैं उसमें मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है उसको माना जाता है कि निग्लिजिबल है, बट इसमें क्या होता है, पर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल की होती है रियल गैसेस के अंदर। इसी के साथ जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो आइडियल गैसेस ही फॉलो करती है। बट अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो हम कह देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली फॉलो करेंगी, बट क्या होता है, हाई प्रेशर के ऊपर एंड लो टेम्परेचर के ऊपर उसमें डेविएशंस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें न्यू इक्वेशन मिलती है, दैट इज वांडर वाली इक्वेशन। इसके बिना आइडियल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन कंप्रेसिबल होती हैं। ओके, उनके आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेस नहीं होती हैं आइडियल गैसेस, तो उनके लिए जो ये वाली होती है इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। ओके, तो उसके लिए क्या है, जेड जो होता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। ओके, ये बताता है कोई गैस कंप्रेस कर रही है तो कितनी कंप्रेस कर रही है, तो ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। तो इसकी वैल्यू की जेड जो होता है इक्वेशन वो होती है PV इज इक्वल टू RT। अगर आप आइडियल गैसेस के लिए देखो तो आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है, तो आप इसके डिनोमिनेटर में चाहे PV फिल कर दो RT की जगह पे, तो हमारे पास जेड की वैल्यू आती है 1। तो हर कंडीशन के ऊपर, चाहे जो भी कंडीशन हो, आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। बट अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो जैसे कि हमने बोला कि उनके अंदर इंटरेक्शंस भी होती हैं। ओके, और वो अलग अलग तरह की इंटरेक्शंस, लाइक डाइपोल डाइपोल, ओके, वांडर वाले इंटरेक्शंस, अलग तरह की इंटरेक्शंस हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम किस गैस के साथ डील कर रहे हैं। तो इट मीन जो रियल गैसेस हैं वो हमेशा इस आइडियल गैस से डेविएशन देंगी, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी उनका 1 नहीं रहेगा, नॉट इक्वल टू 1 रहता है। ओके, तो उनमें डेविएशंस मिलती है, वो टेम्परेचर और प्रेशर डिसाइड करेगा कि कितनी डेविएशन होती है किसी गैस के अंदर। तो रियल गैसेस में डेविएशंस होने की वजह से जो जेड है PV ओवर RT, ये इसकी इक्वेशन होती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जेड इज इक्वल टू PV ओवर RT। ओके, तो जो 1 मिलता है हमें आइडियल गैस के केस में, बट डेविएशन होने की वजह से रियल गैसेस के अंदर जहाँ तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, जहाँ इसकी वैल्यू मोर देन 1 रहेगी। तो अगर जेड की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की लेस देन 1 है तो उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, सॉरी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। ओके, और अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है तो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। ओके, तो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन मिलता है हमें, या आइडियल डेविएशन से
पॉजिटिव डेविएशन मिलता है हमें। अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव 1, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो हम वो गैस आइडियल होगी। अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है या मोर देन 1 है बट नेगेटिव, अगर वो लेस देन 1 भी जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू जाती जाएगी इट मीन वो गैस उतनी ज़्यादा रियल बिहेव करती है। ओके, तो आइडियल नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से ये वाली होती है आइडियल और रियल गैसेस। अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो सारी की सारी गैसेस होती हैं जो इजीली कंप्रेसिबल होती हैं। जेड की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो इजीली कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं। तो जेड होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस और रियल गैसेस में देखा जाता है। अगर हम लिक्विफिकेशन की बात करें तो जो हमने बोला कि जेड की जो रियल गैसेस है वो कंप्रेसिबल होती हैं, तो कंप्रेसिबल है तो वो इजीली लिक्विफाई हो जाएंगी, तो लिक्विफिकेशन हो जाएगी, रियल गैसेस में मिल सकती है। बट आइडियल गैसेस के लिए हम देख रहे हैं कि आइडियल गैसेस क्या है, उनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो वो नॉन कंप्रेसिबल होती है, तो उनको लिक्विफाई भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हीलियम और हाइड्रोजन है जो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर आइडियली बिहेव करते हैं। ओके, तो ये आइडियल गैसेस की एग्जांपल है। अगर रियल गैसेस की एग्जांपल करें, क्योंकि वो लिक्विफिकेशन भी शो करती हैं, कंप्रेसिबल है, उनमें इंट्रैक्शंस भी प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से जैसे अमोनिया है, ओके सॉरी NH3, अमोनिया, मिथेन गैस है, CH4, स्टीम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कोई वंडर वाल इंटरेक्शन, तो ये वाले देते हैं, जिसकी वजह से ये गैसेस क्या है, कंप्रेसिबल है और लिक्विफाई हो सकती हैं। तो ये रियल गैसेस की एग्जांपल है, ये आइडियल गैसेस की एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल्स याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लॉज। तो जैसे मेन लॉ होता है, कुछ लॉज होते हैं जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन करवाती हूँ आपको। बॉयल लॉ होता है, बॉयल के लॉ के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल लॉ में, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो रहता है वो रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ओवरऑल प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट के इक्वल रहेगा। और बॉयल लॉ कांस्टेंट में जो प्रोसेसेस होती हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलती हैं और प्रेशर रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये सारे गैस लॉज ही हैं। ओके, तो अगर हम कर रहे हैं एग्जांपल्स, तो जैसे कंप्रेसर्स में स्कूबा डाइविंग, सिरिंज ऑपरेशंस में बॉयल लॉ ही यूज होता है। अगर हम रिफाइनरी बेस्ड कर रहे हैं तो रिफाइनरी में बॉयल लॉ की ये वाली एप्लीकेशंस है। गैस कंप्रेशन इन स्टोरेज टैंक एंड पाइपलाइंस में ये यूज होता है बॉयल लॉ, मतलब जो भी प्रोसेस होती है वो बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ पर बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसेसेस होती हैं। इसी तरह पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, जैसे हमने कंप्रेसर में पढ़ा था, वो भी बॉयल लॉ के बेस पे चलता है। प्रेशर रेगुलेटर्स उसमें बॉयल लॉ होता है। तो ये वाली जो लास्ट वाली रेड से मैंने कर रही हुई है, तो ये वाली जो एग्जांपल्स हैं वो है रिफाइनरी डिवीजन में जो यूज होती हैं, जहाँ पर बॉयलर यूज होता है। ओके, देखा जाता है। तो उसके बाद दूसरा लॉ है गैस लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, ये वर्क करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जैसे बॉयल लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट था। बट प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो उस केस में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली वेरी करेंगे। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। बॉयलर में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन था, इट मीन प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये वाला हो गया। बट इसके केस में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के। तो अब इनकी डेफिनेशन भी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि जो एक प्रीवियस क्वेश्चन उसने डाला है, एक क्वेश्चन डाला था उसने डाल्टन बेस पे, तो वो डायरेक्ट वो डालता है, डेफिनेशन डालता है, पर्टिकुलर सेंटेंस डालता है, तो आपने सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। तो फिर से बात करते हैं। तो बॉयलर क्या कहता है, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये एक तरह की इसको रिटर्न फॉर्म में ही लिख दिया तो वो हो जाती है इसकी डेफिनेशन। इसके बाद क्या है, अगर चेंज आता है तो कोई गैस है तो उसका इनिशियल प्रेशर है P1, उसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, उसमें चेंज आने के बाद अगर प्रेशर बन जाता है P2, वॉल्यूम चेंज हो जाता है V2, बॉयल लॉ की केस में बात करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो उस केस में जो
डील करते हैं हम, वॉल्यूम पहले कितनी थी बाद में कितनी है, प्रेशर पहले कितना था बाद में कितना था, ये चीज़ें निकालने के लिए अगर कहीं पर न्यूमेरिकल आ जाए तो उस केस में जो इनकी इक्वेशन यूज़ होती है बॉयल लॉ में वो होती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, P2 V2 क्या है, फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई, तो इससे आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हो। तो इसी के तरह ही अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है तो इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर कितना है, फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कितना है चेंज होने के बाद कभी, तो उस केस में अगर न्यूमेरिकल आए तो इनमें इक्वेशन यूज होती है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये कैसे निकालते हैं, देखो इनिशियल वॉल्यूम हमें पता है V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1, राइट। तो V1 अगर इनमें अगर कांस्टेंट हम लगाते हैं कोई टर्म तो वो क्या हो जाएगा CT1। ओके, तो इसमें V1/T1 का जो रेशो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो फाइनल का भी कांस्टेंट रहेगा। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों का ही राइट हैंड साइड इक्वेशंस का इक्वल होने की वजह से तो फाइनल इक्वेशन बनती है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो ये वाली इक्वेशन यूज होती है चार्ल्स लॉ में। तो ये वाली इसी के बेस पे इसकी डेफिनेशन है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ओके, और प्रेशर क्या रहेगा उसमें, कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है गेल-लेज़ेक्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। देखो कंडीशन, बॉयल लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में रहेगा प्रेशर कांस्टेंट एंड गेल-लेज़ेक्स लॉ में क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, और इस केस में फिर से अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हो तो आपको कोई कांस्टेंट लगानी पड़ेगी टर्म, तो टेम्परेचर है यहाँ पे T। तो अगर P और T किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के, तो इसकी भी फाइनल इक्वेशन हो सकती है इनिशियल और फाइनल के बाद P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। क्लियर। तो अब ये वाला जो इसकी एप्लीकेशंस है गेल-लेज़ेक लॉ की, वो कहाँ पर यूज होती है, प्रेशर बिल्डअप। ये एग्जांपल सारी बस पहली वाले जो बॉयज लॉ है उसमें मैंने ये 3 अलग एग्जांपल लिखी हैं। बाकी सारे लॉज के साथ जो एप्लीकेशंस है उनको ध्यान से देख लो, ये एप्लीकेशंस में ये लॉज यूज होते हैं रिफाइनरी डिवीजन के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर गेल-लेज़ेक की बात करते हैं, ये यूज होता है, देखा जाता है प्रेशर बिल्डअप इन सील्ड वेसल्स ड्यूरिंग हीटिंग, गैस सिलेंडर में, प्रेशर वेसल्स एंड सेफ्टी वाल्व्स में। ओके, इसी के साथ चार्ल्स लॉ है वो देखा जाता है एक्सपेंशन ऑफ गैस इन हीट एक्सचेंजर्स एंड फ्लेयर सिस्टम के अंदर। और हॉट एयर बैलून, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, हॉट एयर बैलून के अंदर भी जो वो राइज करता है, हॉट एयर बैलून राइज, उसमें भी चार्ल्स लॉ यूज होता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो जितना आपको ये पढ़ा रही हूँ लॉज में इतना ही आपको बस याद रखना है एक बार, और थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है किसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है किसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाला। और मेनली इनकी एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना से ही कवर करते हैं वो लोग पेपर में। तो ये हो गया कि वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, बट कंडीशन क्या है इसमें, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो रहेगा सिस्टम का, वहाँ पर जिसमें हम गैस रख रहे हैं डील कर रहे हैं उस सिस्टम का प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो ये है एवोगैड्रो लॉ। तो ये यूज कहाँ होता है, गैस ब्लेंडिंग के अंदर, स्टाइशियोमेट्रिक कंबशन के साथ जब डील करते हैं उसमें जो कैलकुलेशंस होती है उसमें, और टू कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम्स इन रिफाइनरी ऑपरेशन। तो रिफाइनरी प्रोसेसेस में मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एवोगैड्रो लॉ यूज होता है। बस इतना ही करना है, सफिशिएंट है ये। और अगर एवोगैड्रो लॉ के ऊपर जैसे क्या बोला इन्होंने, वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बता देती हूँ,
हम जैसे करते हैं कि अगर आइडियल गैस लेते हैं तो क्या देखा गया है कि आइडियल गैस का 1 मोल होता है, जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर। ये तभी आपने वैल्यू यूज करनी है, अगर कभी न्यूमेरिकल आ जाता है तो ये याद रख लो, 1 मोल होता है जो आइडियल गैस का, वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है। बट कंडीशन क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जो, वो मेंटेन होनी चाहिए उस टाइम पे। जो भी आपकी आइडियल गैस है उसका 1 मोल ऑलवेज 22.4 लीटर के इक्वल होगा। तो 22.4 लीटर क्या होगी उसकी वॉल्यूम, तो वो ऑलवेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स के। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो ये एवोगाड्रो लॉ बताता है। बट ये तभी एग्जिस्ट करता है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स उसके ऑलवेज किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के डायरेक्टली रहते हैं, अगर कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन होता है। क्लियर? तो ये है एवोगाड्रो लॉ। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट लॉ, आइडियल गैस लॉ, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, जो फॉलो करते हैं आइडियल गैसेस, विच इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और आर क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या होगा, टेम्परेचर। तो एक बात और है कि जहां भी आप डील करोगे इन इक्वेशंस के साथ, टेम्परेचर जो लोगे आप, वो ऑलवेज केल्विन में लोगे। तो वो आपको डिग्री सेल्सियस में देगा, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, 273 ऐड करके, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे। ओके, तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है आइडियल गैस की, कि जो प्रेशर होता है आइडियल गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर के साथ। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर के साथ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम के। तो ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन की डेफिनेशन। उसमें अगर कांस्टेंट लगता है वो लगता है आर, विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो तब उसकी प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन खत्म हो जाती है, ये आ गया एन आर टी ओवर वी। तो यहीं से इक्वेशन बनी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? तो ये आइडियल गैस यूज होती है ये रिफाइनरी के अंदर, रिएक्टर डिवीजन में, गैस फ्लो मीटरिंग में, टैंक ब्लैंकेटिंग, कंबशन कैलकुलेशंस में। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन की ये वाली एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट करते हैं डाल्टन्स लॉ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक जो आया था, वो आया था डाल्टन लॉ में। तो डाल्टन लॉ में उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये लाइन एज इट इज डाल दी थी। ओके, इसकी डेफिनेशन तो क्या कहता है डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के अंदर जो टोटल प्रेशर होता है, अगर सारी गैसेस क्या है आपस में नॉन रिएक्टिंग, रिएक्टिंग नहीं नॉन रिएक्टिंग है गैसेस, और उस केस में जो टोटल प्रेशर होता है जो गैसेस एक्सर्ट करती हैं वो इक्वल होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल गैस। तो हर एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर है, जैसे एक गैस है P1, दूसरी गैस है P2, तीसरी गैस है P3, इस तरह से सो मैनी गैसेस हैं, सबका एक इंडिविजुअल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर जो है वो इन सब के इंडिविजुअल प्रेशर, जो सबका इंडिविजुअल प्रेशर दैट इज पार्शियल प्रेशर। ओके, तो सबके पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो ही टोटल गैस का प्रेशर होगा, पी टोटल ऐसे हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन एज इट इज डाली थी उसने। स्टेटमेंट वो क्वेश्चन नहीं डालते, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी कौन सी बताओ करेक्ट है कौन सी वाले, वो उस टाइप का क्वेश्चन डाला था उसने। तो उसने लिखा ईच पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर दैट a gas would exert if it occupied entire volume alone at the सेम टेम्परेचर। बस उसने ये वाली लाइन इस तरह से लिखी थी कि टोटल प्रेशर जो होता है दैट इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, उसने ये लिखा था वहां पर। तो ईच पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, वो P1 P2 हर एक का जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का वो एक्सर्ट करती है। बट क्या लिखा हुआ है, इफ इट ऑक्यूपाइड द एंटायर वॉल्यूम अलोन एट द सेम टेम्परेचर। तो सारे सिस्टम के अंदर जो ओवरऑल जिसमें सम ऑफ गैसेस है, ओवरऑल सिस्टम
का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, सारी गैसेस एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क कर रही हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उनके साथ डील कर रहे हैं, उस केस में टोटल प्रेशर रहेगा सिस्टम का, वो जितनी गैसेस हैं उनका सबका इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल रहेगा। ओके, और ये यूज होता है फ्यूल गैस एनालिसिस में, क्यों, क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो, उनकी कंपोजिशन को चेक करने के लिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज होता है गैस मिक्सचर्स के अंदर, गैस ब्लेंडिंग के अंदर, टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच गैस इन फ्यूल मिक्सचर। एयर कंपोजिशन में और इनर्ट गैस सिस्टम्स में यूज होता है टू मैनेज नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग इन स्टोरेज टैंक्स। तो ये है इसकी डेफिनेशन टोटल और एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है, एक और याद रखना है, अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, यहाँ क्या करते हैं वो, वैसे तो आपको पता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो PV इज इक्वल टू NRT यहाँ पर करा है, तो उसकी काफ़ी सारी वैल्यूज होती हैं, बट कभी कभी अगर वो R की डायरेक्ट वैल्यू बता देता है, तो R की वैल्यूज अलग अलग हैं उनकी यूनिट के बेस पे। तो मेन जो R की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल आ जाता है और R की वैल्यू में नहीं देता यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, तो जो मेनली यूज होती हैं R की वैल्यूज वो ये यूज होती हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, एक ये वाली है, और दूसरी आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो ये दो वैल्यूज आप नोट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पर वंडर वाली इक्वेशन। तो ये वो वाली इक्वेशन है जो यूज होती है रियल गैसेस के लिए। ओके, ये एक वो लॉ है जो रियल गैसेस के लिए यूज होता है, बाकी आइडियल के लिए हम डील कर रहे थे। तो रियल गैसेस के लिए जो है तब आइडियल गैस इक्वेशन यूज नहीं होती, कौन सी यूज होती है, वंडर वाली इक्वेशन। वो आइडियल गैस से ही मॉडिफिकेशन होती है, बट उसमें क्या है, देखा जाता है कि हमें पता है कि प्रेशर एक्चुअली में हमें वो कहता है कि निग्लिजिबल प्रेशर रहता है आइडियल गैसेस का। ओके, तो इस नो प्रेशर नो वॉल्यूम रहती है, सॉरी, तो बट हमें पता है कि इनकी रियल गैसेस की कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होती है। उसमें आइडियल में है कि वो कोई भी कंटेनर के ऊपर, कोई जहाँ वॉल्स के ऊपर जहाँ उनको स्टोर करा गया है वहाँ पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करती, बट हमें पता है कि क्या होता है, रियल जो गैसेस होती हैं उनके अंदर इंटरेक्शंस होती हैं, तो इंटरेक्शंस होने की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर का भी रोल रहता है, प्रेशर में भी चेंज आता है। रियल गैसेस के केस में नई टर्म ऐड होती है, प्रेशर करेक्शन टर्म, और वॉल्यूम में वॉल्यूम करेक्शन टर्म। तो वो यूज होने के, वो ऐड होने के बाद ये इक्वेशन हो जाती है मॉडिफाई। तो ये है वंडर वाली इक्वेशन, दैट इज P प्लस A ओवर V स्क्वेयर V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो यहाँ पर जो B है, स्मॉल b, दैट इज वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ओके, और जो P प्लस A ओवर V, A ओवर V स्क्वेयर जो टर्म है, A ओवर V स्क्वेयर, दैट इज प्रेशर करेक्शन टर्म। ओके, तो इसमें क्या होता है, आइडियल गैसेस के अंदर, रियल गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस भी होती हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस भी होती हैं। तो इंटरेक्शंस होने की वजह से हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं प्रेशर लगा होता है वॉल्स के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, बट प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा रियल गैसेस में वॉल्स के ऊपर कम लगता है, क्योंकि उनके अंदर ही इंटरेक्शन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से वो गैस कंटेनर की जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर कम लगाती हैं। ओके, तो जिसलिए इसी कारण A ओवर V स्क्वेयर वो टर्म है जो प्रेशर करेक्शन है, ये एक्स्ट्रा है जो जो हमें कम मिलता है प्रेशर वॉल्स के ऊपर। और ये वाला है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, प्रेशर कम ऑब्जर्व करते हैं, ये ऐड होना चाहिए जो कि कम है इतनी वैल्यू, और ये वाला है करेक्टेड। तो इस P करेक्टेड क्या होता है, P ऑब्जर्व्ड प्लस A ओवर V स्क्वेयर। ओके, तो ये P करेक्टेड है जो टोटल आइडियल गैस में हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एक्चुअल में इतना होना चाहिए, बट एक्चुअल में इतना नहीं होता, इतना होता है। ओके, और ये वाली वो टर्म है रियल गैसेस में जितना प्रेशर वो कम एक्सर्ट कर रही हैं उसके ऊपर कंटेन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसीलिए P ऑब्जर्व्ड प्लस A ओवर V स्क्वायर ये टोटल प्रेशर रहे होना चाहिए, तो यही यूज होता है यहाँ पर।
तो ओनली प्रेशर P रखने की बजाय कौन सी टर्म यूज होती है, P ऑब्जर्व्ड प्लस A/V²। तो ये A/V² है, दैट इज प्रेशर करेक्शन टर्म। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करते हैं आइडियल गैस की, तो हम मान के चलते हैं कि आइडियल गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती, बट हमें पता है कि जो रियल गैसेज हैं वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। सो इसलिए एक्चुअल जो फ्री स्पेस होती है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कंटेनर के अंदर वो कम होती है जितनी हम ऑब्जर्व करते हैं और जितना हम मान के चलते हैं एक्सपेक्टेड। ओके, तो जिस वजह से गैस का जो वॉल्यूम है करेक्टेड, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाती है बी। बी का मतलब क्या है, बी यूज होती है फॉर फाइनाइट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, फाइनाइट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो कंटेनर की जितनी वॉल्यूम है एक्सपेक्ट करते हैं हम कि उतनी ही वॉल्यूम सारी गैस ऑक्यूपाई करती है अंदर मूव करने के लिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कंटेनर के अंदर मूव करने के लिए वो कम होती है। सारी की सारी वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स जो अंदर मूव नहीं कर सकते, तो कंटेनर की टोटल वॉल्यूम से मूव करने के लिए वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल्स को चाहिए वो कम होती है। तो प्रेशर उसी कम जो अमाउंट जो कम होती है उसी को ही वॉल्यूम करेक्शन टर्म बोलते हैं, दैट इज बी। ओके, और डिपेंड करती है ये साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो बी जो है वो यूज होती है फॉर फाइनाइट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह से हमारी जो PV इज इक्वल टू RT है इक्वेशन, वो बन जाती है P प्लस A/V², V माइनस B इज इक्वल टू RT। ओके, और जो है वन डर वाली इक्वेशन। ओके, और ये वाली थी आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? तो अगर रियल गैसेज है तो ऑब्वियस अब ये कंप्रेसिबल भी होती हैं तो लिक्विफाई भी लिक्विफिकेशन भी शो करती हैं। तो यहाँ पर न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, <1 और <1। ओके, तो वो कितनी डेविएशन शो करती हैं, तो वो डिपेंड, उसी को हम कहेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। सो अब ये है इनकी वो एप्लीकेशंस। तो वंडरवॉल इक्वेशन जो रियल गैसेस जो बिहेव करती हैं वो आइडियल वंडरवॉल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज इन हाई प्रेशर गैस सिस्टम, LPG स्टोरेज में, क्रायोजेनिक गैसेस में, रिफाइनरी डिवीजन में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना उसके बेस पे ऊपर एप्लीकेशंस रहती हैं, पाइपलाइन साइजिंग में और गैस मीटरिंग के अंदर। तो ये है एप्लीकेशंस उसकी वंडरवॉल इक्वेशन की एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। तो अब से फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं मेन सी एप्लीकेशन जो रिफाइनरी रिलेटेड है। गेल-लेज़ैक्स लॉ। ओके, जो LPG सिलेंडर का प्रेशर राइज है उसमें प्रेशर जो एलिवेटेड हाई टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर है उसको चेक करने के लिए जो LPG सिलेंडर प्रेशर राइज होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर अंदर प्रेशर राइज होता है, तो वो गेल-लेज़ैक्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। आइडियल गैस लॉ फ्लेयर सिस्टम साइजिंग में यूज होता है टू एस्टिमेट गैस वॉल्यूम एंड फ्लो रेट। एवोगैड्रो लॉ यूज होता है इन कंबशन एयर रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट अ स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो। डाल्टन लॉस यूज्ड in gas leak detections in sniffers to analyze gas mixtures and partial pressures. Okay, Boyle's law in compressor design to understand pressure volume trades off। आइडियल प्लस डाल्टन लॉ दोनों यूज होते हैं टैंक ब्लैंकेटिंग विद नाइट्रोजन टू मेंटेन इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ओके, ये है इनकी मेन सी एप्लीकेशंस रिफाइनरी रिलेटेड हैं जो गैस लॉज की। अब ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है। देखो ऐसे ये वाला वही क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए दे दी उन्होंने, द टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय डाल्टन लॉ। तो डाल्टन लॉ यही कहता है कि टोटल प्रेशर सम होता है पार्शियल प्रेशर का।
उसके जो भी कंपोनेंट्स है, गैस कंपोनेंट्स जितने भी टोटल होते हैं उन सब का सम होता है। ये क्वेश्चन भी सही है। दूसरा ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू रिडक्शन इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या कह रहा है वो कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो कहता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या कर जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होना था इसमें। तो क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं ऑब्वियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी। वीक होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी, तो उसके केस में जो गैस मॉलिक्यूल्स इजिली, अब लिक्विड फेज जो सॉरी लिक्विड फेज है जो, तो वो इजिली गैस फेज में जा सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो लिक्विड के अंदर जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या कर जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी। तो जो इंटरेक्शंस बॉन्डिंग ब्रेक होने के बाद वो इजिली लिक्विड फेज गैस फेज में जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। इन्होंने ऑपोजिट लिखा हुआ है। तो बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर था। तो ये एक सिमिलर सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख दिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का। ओके, 2024 का HPCL का ये वाला क्वेश्चन है, सेम पोस्ट के लिए इन्होंने जब एग्जाम लिया था 2024 में। इसी के सिमिलर क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे हुए हैं, ये जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें आप खुद करना। विच लॉ states दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मैं नहीं करवाऊंगी, इसका आंसर आप खुद ढूंढो। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख देना। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉ, इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा फिर प्रेशर? मुझे लग रहा है मैंने आंसर का भी हिंट दे दिया बोलते बोलते। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, ये वाली जो उन्होंने कंडीशन दी है उसको कांस्टेंट रखो और देखो जो प्रेशर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, इसका आंसर लिखो थर्ड क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gases is expected to deviate the most from the ideal gas behavior? तो इसका आंसर मैं बता दूंगी। फर्स्ट इज हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन। तो देखो बच्चा, इसमें मैंने क्या बोला है, हमने आइडियल और रियल गैस के बीच का डिफरेंस करा है, उसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को रखा था रियल गैसेस में, क्योंकि रियल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या ये होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर CO2 की। तो यहाँ पर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस शो करते हैं CO2 मॉलिक्यूल्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है स्लाइटली। तो कार्बन डाइऑक्साइड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस देने की वजह से ये हमें लिक्विफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं जिसकी वजह से इजिली लिक्विफाइड है। अगर हम हीलियम की बात करें, हाइड्रोजन की, नियॉन की, तो ये बिहेव करती हैं आइडियली ज़्यादा। ओके, अगर ये डेविएशंस करेंगी भी, डेविएशंस देंगी भी आइडियल बिहेवियर से, तो उस केस में भी इनका जो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है, तो वो ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो जेड की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, तो इजिली कंप्रेसिबल है एंड ज़्यादा डेविएशंस देती हैं आइडियल गैस से। तो CO2 इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज इन डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन its molecular weight, its solubility, its mole fraction, its viscosity। सोचा इसका आंसर क्या आएगा डाल्टन लॉ के अंदर? फिर से देखो, इन डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, यही था ना। तो जैसे P1 P2 P3, अगर 3 गैसेज हैं तो सपोज करो P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर है एक गैस का, फर्स्ट गैस का। तो वो किसके मिक्सचर के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वेट के, सोलुबिलिटी के, मोल फ्रैक्शन के, या विस्कोसिटी के। ओके,
तो इसका आंसर बच्चे जो करेक्ट रहेगा इसमें वो रहेगा सी, मोल फ्रैक्शन के। सो जो पार्शियल प्रेशर होता है ना वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस। सोल्यूशन चैप्टर आप पढ़ोगे कभी, उसमें पढ़ना, पार्शियल प्रेशर होता है जो गैस का, वो रहता है टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन एक्स आई, ये होता है। तो एक्स क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। तो इसका सी आंसर है जो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जनरली decreases with temperature, increases with temperature, independent of temperature, higher than liquids। तो बच्चे जो गैसेस की विस्कोसिटी होती है ना, लिक्विड की विस्कोसिटी डिफरेंट बिहेव करती है। जो गैसेस की विस्कोसिटी होती है ना वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ओके, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर क्लियंस भी क्या कर जाते हैं, मॉलिक्यूलरली कोलाइड करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर क्लियंस इंक्रीज कर जाते हैं। तो उनके इंक्रीज करने से विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। तो गैसेस में ऐसा होता है। तो सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन Z इज इक्वल टू PV ओवर nRT विच इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहती है, तो तब गैस क्या होती है, आइडियल, मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल, लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल, हैज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। ऑब्वियसली Z लेस देन 1 है तो कंप्रेसिबल ही होगी। आइडियल, आइडियल जो है वो बिहेव नहीं करेगी, अब रियल गैसेस की तरह बिहेव करेगी, ज़्यादा डेविएशंस देंगी आइडियल से, और आइडियल से तो ज़्यादा ही कंप्रेसिबल होगी। तो बी ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट आंसर। ओके, तो आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो आप रिवाइज कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल की, और वो अभी वो मूव नहीं करा। थोड़ा सा आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की ओर ध्यान दे सकते हो। डिफरेंट गैसेस हैं जो उनका जो बिहेवियर रहता है आइडियली, और उनमें क्या क्या इंटरेक्शंस होती हैं, वो वाला डाटा भी आप रीड कर सकते हो एक्स्ट्रा। ओके, इसमें तो ये थोड़ा सा बेसिक सा मैंने आपको बता दिया, क्विक रिवीजन करवा दी। इसके बिना जो गैस लॉज है उनकी इक्वेशंस, उनमें डीपली जाने की नीड नहीं है, बट रिफाइनरी के बेस पे जो मैंने एप्लीकेशन डिस्कस करी है उनको एक बार जरूर 2-3 बार रीड कर लो, ताकि आप ऐसे आपको थोड़ा सा याद रहेगा ऑप्शन टिक करते टाइम। तो ये वाली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है रिफाइनरी में जो यूज़ होती है इन लॉज की। तो अगर रिफाइनरी डिवीजन में ये पोस्ट, तो आपका क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग ही डालेंगे वो। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मैंने पिछली वाली वीडियो करवाई थी, शायद उसमें मैंने प्रीवियस ईयर डाले थे क्वेश्चन, बट फिर भी अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कुछ ओनली प्रीवियस ईयर, ओके, अगर कोई और बचा तो वो मैं करवा दूंगी, नहीं तो मैं कोई और टॉपिक डिस्कस करूंगी इसी चैप्टर का जो हम चल रहा है केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस। ओके, इसी के अंदर तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, गैस लॉज से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। ओके, छोड़ के मत जाना इसको। ओके बच्चे, करो प्रैक्टिस अपनी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।